फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 421-419 अंधकार से घिरा हुआ 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 419 अंधकार से घिरा हुआ 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़ाई से उत्पन्न लहर भयावह गति से फैल गई और भूमिगत मार्ग में हलचल मच गई। एक अंधकारमय आभा बाहर निकली और सब कुछ ढक लिया तथा पूरा स्थान एक तीव्र पाश्विक चीख से भर गया। बूम बूम बूम, एक के बाद एक लहरें उठ रही थीं जो संकरी जगह को नष्ट करने की धमकी दे रही थीं। टकराना। एक आकृति उल्कापिंड की तरह वापस लौटी और काली दीवार पर जा गिरी। दीवार से टकराने के कारण आकृति का स्वरूप पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन वह अपनी गति को नियंत्रित करने में सफल रहा और अपने पंजों के बल पर कुछ मीटर दूर तक फिसलता हुआ नीचे आ गया। एलेक्स को आश्चर्य व्यक्त करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला, क्योंकि पूरी दीवार ढह गई और एक आकृति ने सीधे उस पर गोली चलाते हुए उसे तोड़ दिया। एक बड़ी, कसकर बंद मुट्ठी उसकी ओर उड़ती हुई आई और पीछे एक अंधेरी रोशनी छोड़ती हुई दीवार पर जलती मशाल को बुझाती चली गई। स्विश। हमला बहुत नज़दीक से हो रहा था और उसकी गति भी बहुत तेज थी। एलेक्स ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार पकड़ते हुए तुरंत अपनी भुजाएं ऊपर उठा लीं। स्लैम। मुक्का इतना शक्तिशाली था कि उसके दोनों पैर उछलकर दूर दीवार पर जा गिरे और फिर उससे टकरा गए। दरार। टूटी दीवार का मलबा फर्श पर बिखर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपना गला दबाया और अपना सिर एक ओर झुकाकर दूसरे घूंसे से बच निकला, जिससे उसके पीछे की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। जैसे जैसे वह प्राणी लड़ता गया, वह अधिक शक्तिशाली और कुशल होता गया। एलेक्स डेटा का विश्लेषण और प्रसंस्करण कर रहा था और अपना समय ले रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा और उसे गियर बदलने की जरूरत थी। उसकी पीठ से 2 छाया भुजाएं उठीं और बिना एक भी विराम लिए उसने बार बार हमला करना शुरू कर दिया। एलेक्स को एक समय में 4 हाथों से मुक्का मारा गया था, जिसके बाद केवल तस्वीरें ही ली गईं। प्रत्येक शक्तिशाली घूंसा उच्च श्रेणी के योद्धाओं को मार डालने के लिए पर्याप्त था। एलेक्स, जो पहले तो अनाड़ीपन से हमले को रोक रहा था, उसने तेजी से अपनी मुट्ठी बांधनी शुरू कर दी। 4 अलग अलग हथियारों से होने वाले हमले की बमबारी को केवल 2 हथियारों द्वारा रोका, विक्षेपित या पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। उनकी गतिविधियां इतनी तेज थीं कि अब वे प्रतिबिंबों के संग्रह की तरह दिखते हैं। उस छायादार आकृति की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी गहरी हरी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आदमी उसकी गति से मेल खा रहा था। हालांकि वह अपनी बुद्धि खो चुका था और सहज ज्ञान से लड़ रहा था, उसकी सहज ज्ञान यह महसूस कर सकता था कि मनुष्य उससे कमजोर है, लेकिन फिर भी वह उसकी गति से मेल खाने में सक्षम था। उसके अंदर की पाश्विक प्रवृत्ति क्रोध और आवेश में चीख रही थी। वे तेजी से उसकी मुट्ठियां मारने लगे। जैसे ही ये अवचेतन विचार उसके सामने आए, उसकी दृष्टि के सामने एक प्रकाश चमक उठा। यह मानव द्वारा उस पर मारा गया मुक्का था। टकराना। एलेक्स उछल पड़ा और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का छाया दानव के चेहरे पर लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और मिट्टी में लुढ़क गया। वह फिर भी खड़ा हो गया और एलेक्स पर झपटा, हालांकि उसके चेहरे पर हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं। छाया प्राणी तीर की तरह उसकी ओर उड़ाया और अपनी बड़ी मुट्ठी उस पर घुमाई। धमाका। मुक्का हवा को चीरता हुआ दीवार से टकराया, जिससे दीवार मलबे के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। एलेक्स ने उसे चकमा दिया और कुछ दूरी बनाकर अपना पहला शॉट मारा। उस छायादार प्राणी ने जवाब में अपनी मुट्ठी भी घुमाई। 2 शक्तिशाली मुट्ठियां आपस में टकराकर जमीन पर जोर से दबाव डालने लगीं। छाया प्राणी का धड़ झुका और अंततः उसे पीछे धकेल दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाबी हमला कर पाता, एलेक्स ने दोहरा अटैक किया। वह दुष्ट छाया प्राणी ऊंची छलांग लगाकर अपने शरीर को झुकाता हुआ अपने पैरों के बल छत पर उतरा और एलेक्स की ओर झपटा। दरार। छत पर लगे पत्थर के टाइलें वेग को सहन नहीं कर सके और मलबा उगलकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। उसकी पीठ पर एलेक्स की ओर अधिक कोण से निर्देशित कई भुजाएं दिखाई दीं। एलेक्स अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा और दूर से तलवार के स्टैंड में बिखरी तलवार से एक और तलवार निकाली और आगे छलांग लगा दी। अंदर के भाग में, जो न तो बहुत अंधेरा था और न ही बहुत उजाला, एलेक्स की हरकतों के कारण लाल रंग की एक झिलमिलाती हुई रेखा पीछे रह गई थी जब वह उसकी हरकतों का पीछा कर रहा था। क्लैंग 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 क्लैंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। हथियार आपस में टकराए और एक दूसरे से रगड़ खाए। गगनभेदी दहाड़ें लगातार जारी रहीं, क्योंकि एलेक्स और उस छायादार आकृति ने एक ही क्षण में असंख्य हमले और जवाबी हमले किए। विशाल मार्ग के भीतर दुनिया की गति धीमी हो गई। केवल ये दोनों ही दुनिया की खामियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए तड़प रहे थे। एलेक्स ने काफी समय से दोहरे हथियार चलाने के कौशल का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी वह कमजोर या पीछे नहीं दिखाई दिया। यह एक बराबरी की लड़ाई थी जिसमें एक दूसरे को काटने की कोशिश में ब्लेड एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई वार करने के बाद एलेक्स ने अनुमान लगाया कि सामान्य हमले से वह घायल हो सकता है और उसे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उसे मार नहीं सकता। उसे इस आदमी पर प्रकाश तत्वों से युक्त एक मजबूत हमले से प्रहार करना होगा और उसे परास्त करना होगा। स्विश स्विश।
स्विश, सुरंग में दरारें और खरोंचें छोड़ दी तथा उसे मलबे से भर दिया। दो पगडंडियां एक दूसरे के ऊपर से गुजर गईं। जमीन और छत हिलने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऊपर बनी विशाल हवेली गिर सकती है या उसे नुकसान पहुंच सकता है। एलेक्स का कंधा थोड़ा सा हिल गया। छाया जीव का पंजा उसके कंधे से कुछ दूरी पर लगा, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। एलेक्स की संवेदी धारणा अपने उच्चतम स्तर पर थी और वे उसके दायरे की सीमा को पार कर चुके थे और वह दुश्मन के हाथ में मौजूद हर हथियार की दिशा को पढ़ने में सक्षम था। उसने अपनी सारी शक्ति तलवार में डाल दी, जिससे वह प्रकाश तत्व से भर गई, और उसने अगले वार में अपना सर्वस्व देने का निर्णय लिया। ऐसा करते समय उन्होंने छाया प्राणी के हमले को बहुत ही कम अंतर से चकमा दिया और हमले से बचने में सफल रहे। उसकी दोनों तलवारें चमक उठीं। दोनों तलवारों पर प्रकाश की एक गहरी परत छाई हुई थी। उसने अपनी दोनों तलवारें कसकर पकड़ लीं और जैसे ही वह आकृति उसके सामने आई, उसने पूरी ताकत से अपनी दोनों तलवारें घुमाईं। स्विश, प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ा जिसने उस छायादार प्राणी को अपने में समा लिया और उसे छत पर फेंक दिया। प्रकाश की किरण रुकी नहीं और एक लंबे विस्फोट के साथ छत से बाहर निकली। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 422-420 छिपे हुए चूहे। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 420 छिपे हुए चूहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रे हवेली के बाहर दो लोग ग्रे हवेली की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। पूरे शहर में भूकंप के कारण शांति और सन्नाटा भंग हो गया। शहर के आसपास के लोग अचानक आए झटकों से चौंक गए। आम लोगों के लिए कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन जो लोग जागरूक थे और जिन्हें मन के प्रवाह को महसूस करने में थोड़ी बहुत महारत हासिल थी, उन्होंने विशाल भवन के चारों ओर के अत्यंत भयावह भंवर को समझ लिया। वास्तव में बाहर रिसने वाली जादुई ऊर्जा इतनी भयंकर और क्रूर थी कि हवेली के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा और दीवारें टूटने लगीं, जिससे दीवारें मलबे में तब्दील हो गईं। शूरवीरों और सशस्त्र कर्मियों को सतर्क कर दिया गया और वे इस अजीब घटना के स्रोत की तलाश करने लगे। नाइट्स की हवेली के गार्डों ने उसमें काम कर रहे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जबकि शहर में काम कर रहे गार्डों ने ग्रे की हवेली के पास मौजूद लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का निर्देश देने की कोशिश की। दुकानें और स्टोर बंद कर दिए गए। सराय और बार खाली करा दिए गए और लोगों को वहां से चले जाने को कहा गया। सड़कें लहरों की तरह टूटकर गिरने लगी और जमीन पर दरारें पड़ गईं। हवेली के अंदर मलबा और धूल गिरने लगी। तेज झटकों के कारण अंदर रखे सभी कांच के बर्तन टूट गए। बगीचे में अव्यवस्था फैली हुई थी, हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी तथा चारों ओर दहशत का माहौल था। एक छोटी सी इमारत पर खड़ी काले वस्त्र पहने एक आकृति ये दृश्य देखकर चिंतित हो गई और उसने चुप्पी तोड़ी। लो ने पूछा, क्या वह आदमी जो इस समय अंदर लड़ रहा है हमारा लक्ष्य है? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, मॉस ने गंभीर भाव से कहा। हमें बस इंतजार करना होगा और परिणाम देखना होगा। जो भी विजेता बनेगा हमें उसे मार देना होगा। लेकिन मिस, आपने कैसे सोचा कि वह आदमी यहाँ आएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। मॉस ने थकी हुई निगाहों से कहा, हमें सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति काउंट ग्रे की जांच कर रहा है और उसके करीब पहुंचने वाला है और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को मार दिया जाए। लेकिन सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर जो कुछ हुआ उसे देखते हुए मुझे लगता है कि यह लक्षित व्यक्ति नहीं था। जो व्यक्ति काउंट ग्रे की जांच कर रहा है वह काफी मजबूत है और उसके पास मजबूत सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन जो व्यक्ति काउंट ग्रे से लड़ रहा है वह अकेला प्रतीत होता है। वे कुछ समय से इस जगह पर पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति के अंदर घुसने का पता तक नहीं चला। जब 2 डार्क एल्वेस चर्चा कर रहे थे तो उनकी अभिव्यक्ति बिखर गई। यह क्या बकवास है? बूम! एक जोरदार धमाके के साथ जमीन का एक हिस्सा ढह गया और उस स्थान से प्रकाश की एक भयावह किरण फूटकर आसमान की ओर उठी। हिंसक ऊर्जा ने आकाश को मत डाला, जिससे हवेली में मौजूद सभी लोग चौंक गए और आघात तरंगें फैल गईं, जिससे सभी लोग लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों डार्क एल्व्स ने जो कुछ देखा उससे चौंक गए और उलझन भरी नजरों से तुरंत एक कदम पीछे हट गए। अब लड़ने वाले मिथिक रैंक के पास की आभा हमले से तुरंत गायब हो गई। प्रकाश आकाश की ओर बढ़ा और क्षण भर में बिखर गया, लेकिन दूसरों की नजरों से छिपा नहीं रहा। हम पर हमला हो रहा है। भागो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। कहीं छिप जाओ। चीख पुकार गूंजने लगी और आम लोग भयभीत और घबरा गए। लोग ग्रे मैंशन से दूर जाने लगे और वहां से निकलने लगे। इसे ऐसे ही मारा गया। हम नहीं जानते कि हमें इस व्यक्ति को मारना है या नहीं, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? लो ने घुटन भरे भाव से कहा। शांत हो जाओ लो, अपनी आभा छुपा लो। हम इस जगह से काफी दूर हैं। चलो अभी उस इंसान को देखते हैं और अगर वह खतरनाक लगता है तो हम उसे मार देंगे। वह छिपकर नहीं जा सकता, मॉस ने कहा। हालांकि उसका चेहरा बिगड़ गया और उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके गायब होने से पहले ही उस आदमी की उपस्थिति गायब हो गई। अचानक ही उन्हें एक काले घूंघट ने घेर लिया और बाहरी दुनिया को छिपा लिया। मॉस इस स्थिति से भली भांति परिचित था। यह मौत की मंडराती छाया थी।
उनकी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। अपनी सूखी लार निगलते हुए उन्होंने अपना सिर झुकाया, तभी उन्हें एक धीमी कर्कश आवाज़ सुनाई दी। यो देवियो, मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाया। यह आवाज़ उन पर इतनी जोरदार पड़ी कि वे निराशा में डूब गए। मॉस ने कोई जल्दबाजी नहीं की और लोअ की ओर अपनी भौहें उठाईं और तभी उसके हाथ में एक छोटी तलवार दिखाई दी और वह चिल्ला उठी, लोअ छोड़ो। धमाका! एक अशुभ ऊर्जा ने एलेक्स पर आक्रमण किया और उसके अंदर घुसकर उसके मन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। एलेक्स ने काले रंग की छोटी तलवारों के जोड़े को देखा जो उसकी तलवार से टकरा रही थीं। छोटी तलवार शापों से भरी हुई थी और यदि शत्रु को उस पर चोट लग जाती तो उसे भयंकर कष्ट सहना पड़ता। लोअर जो भागने ही वाली थी, रुक गई क्योंकि मॉस के हमले को आसानी से रोके जाने के दृश्य को देखकर उसका शरीर जम गया था। एलेक्स की आंखें ठंडी हो जाती हैं और तापमान बहुत गिर जाता है जिससे मॉस अवाक हो जाता है। मॉस को लगा जैसे वह अपनी मौत को देख रही है। वह आदमी जो सहज और खुशमिजाज लहजे में सामने आया था और अचानक से उदासीन हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने हमला किया, उसने महसूस किया कि उस आदमी के अंदर कुछ बदल गया है और आदमी का गुस्सा भड़क उठा है। एलेक्स से निकलने वाला मैना बहुत अधिक था और उसके चारों ओर का स्थान मुड़ने लगा। जिस इमारत पर वे खड़े थे वह हिलने लगी और उसमें दरारें आ गईं जिससे वह टूट गई। मॉस एक ही विचार से मन ही मन रो पड़ा, क्या इस आदमी का दोहरा व्यक्तित्व है? तुम ही हो जो मुझ पर हमला करने के लिए यहाँ आए थे। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। इसके अलावा ये हास्यास्पद ताकत क्या है? तुम स्पष्ट रूप से एक प्रारंभिक पौराणिक स्तर पर हो, लेकिन वह मेरे हमले में मेरी सारी ताकत लगने के बावजूद भी नहीं हिला। इसके अलावा मनुष्य ने जो छिपने का कौशल प्रयोग किया था उसमें अंधकार का हल्का सा अंश था। आखिर यह जानवर कहाँ से आ गया? एलेक्स की आंखों ने मॉस को एक ही नज़र में रोक लिया। उसकी छोटी तलवार अभिशाप से भरी हुई थी, उसके नाखून जहर से रंगे हुए थे और चोटी के अंत में एक छोटा खंजर था जिसमें जहर मिला हुआ था। इन सब के अलावा उसे अंधेरे का आशीर्वाद प्राप्त था जो काफी मजबूत था। दूसरी महिला जो जड़वत खड़ी थी, उसे वह आशीर्वाद नहीं मिला था जिसका अर्थ था कि यह महिला विशेष है। उसके मन में अनगिनत विचार आए और वह मुस्कुराया। एलेक्स ने छोटी तलवार आगे बढ़ाई और मॉस की ओर इशारा किया, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों निशाना बनाया। मैं तुम्हें जीने दूंगा। मॉस की भौहें एक क्षण के लिए सिकुड़ गईं। उसमें निश्चित रूप से मुझे मारने की ताकत थी, फिर वह मुझे छूट क्यों दे रहा है? क्या वह धोखा दे रहा है? सर, आप कभी भी हमारे निशाने पर नहीं थे। दुर्भाग्य से आप गलत समय और गलत जगह पर आए। ओह! एलेक्स के होंठ मुड़े और बोले, बेटी, तुम शायद मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मिस मॉस। मैं आपका वरिष्ठ अधिकारी हूँ और उस संगठन का सदस्य हूँ। मॉस ने चौंक कर आंखें झपकाईं और धीरे से पूछा, सर आप कौन हैं? एलेक्स ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम मेरा नाम जानने के भी योग्य नहीं हो। चलो पकड़े जाने से पहले यहाँ से निकल चलें। शहर के बाहर मुझसे मिलो। एलेक्स ने बड़बड़ाया और एक झटके में गायब हो गया। और हाँ, वह कूड़ा कचरा अपने साथ मत लाना, उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 423-421 छिपे हुए चूहे 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 421 छिपे हुए चूहे 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब दुनिया भर में युद्ध शुरू हुआ तो एलेक्स ने डार्क एल्वेस और डेमन्स के बारे में पढ़ने में अपना समय बिताया। एल्व्स की तरह डार्क एल्व्स के भी 8 कुलीन वंश थे जिनके वंश को 1000 वर्ष पहले अंधकार देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। एलेक्स को नहीं पता था कि यह सच है या झूठ, लेकिन मॉस को देखकर, जो सत्य की आंखों में दिखाए गए एज्योर कबीले से संबंधित है, उसकी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। जैसे ही उसने अंधेरे को आशीर्वाद देते हुए महसूस किया, एलेक्स ने लड़की को चीर देने की इच्छा जताई, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और एक शैतानी चाल के बारे में सोचा। वह नहीं जानता था कि वह कोई जानकारी हासिल कर सकेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करना उचित था। चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकाती काई शहर के बाहर दिखाई दी और बर्फ के तीरों ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और बर्फ के तीरों पर वार कर दिया। सर, मॉस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना हथियार उठा लिया, जबकि एलेक्स उसके पीछे से आया और उसे लात मारी। मॉस ने अपनी छोटी तलवार घुमाई और उससे लात को रोका, लेकिन भयंकर दबाव के कारण वह लड़खड़ा गई और पीछे की ओर गिर गई। मॉस ने अपना शरीर घुमाया और बेचैन हृदय से जमीन पर गिर पड़ी। ये सिर्फ एक परीक्षण था। आपको एक ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए भेजा गया है जो माइथिक रैंक के करीब है, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि वे आपके जैसे बेकार मिनियॉन को क्यों भेजते हैं। मॉस ने अपने होंठ काटे और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मॉस ने पूछा, कुछ भी बोलने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि संगठन में आपकी क्या स्थिति है। मॉस को ऐसा महसूस हुआ कि उस पर दम घुटने वाला दबाव पड़ रहा है, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं छद्मवेश में हूं और क्या आप सोचते हैं कि आप मेरी स्थिति जानने के योग्य हैं? क्या तुम मरना चाहते हो?
अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे एज और कबीले का कोई भी व्यक्ति मुझसे परेशानी मोल लेने की जहमत नहीं उठाएगा। आप ये सोचने में गलत हैं कि मैं प्रारंभिक महान रैंक पर हूं। क्या इस रैंक के व्यक्ति के लिए उस चीज़ को हराना संभव है? आप मेरे स्तर से आगे देख भी नहीं सकते और फिर मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो। मॉस डर से कांपने लगा और एलेक्स के शब्दों से और भी दब गया। संगठन में निष्ठा और व्यवस्था सर्वोपरि थी। यदि उसके सामने वाला व्यक्ति उच्च श्रेणी का था तो वह पहले से ही इतना दयालु था कि उसे नहीं मारता। अब तुम्हारी रैंक क्या है मॉस? मैं द्वितीय श्रेणी का हूं। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, मॉस ने भ्रमित भाव से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम पर नज़र रखने का समय है? ये सिर्फ एक संयोग है कि हमारी मुलाकात हुई। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलत हो? मॉस अपने निचले होठों को काटती है जब वह देखती है कि वह आदमी दुश्मनी से भरी नज़रों से उसे देख रहा है। मुझे आपके मिशन का मोटा मोटा अंदाजा है और क्या आपको लगता है कि इसे पूरा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था? अगर वह जीव बाहर निकलकर तबाही मचा देता तो हमारी योजनाएं और अस्तित्व सुर्खियों में आ जाते। एलेक्स ने उसे दबाया जिससे उसका शरीर लगभग कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपका मिशन क्या था? हमें आदेश दिया गया था कि हम अंधकार के बीज बोएं और फिर कुलीन लोगों को अंधकार की गोलियां वितरित करें और जब वे अपना उद्देश्य पूरा कर लें तो हमें उनसे या दूसरे पक्ष से छुटकारा पाना होगा। एलेक्स ने अपने हाव भाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा लगभग खाली और उदासीन था, लेकिन वह अंदर से हिल गया था। अंधकार का बीज, अंधकार की गोली। एलेक्स ने धीरे धीरे जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए कहा। वह अंधकार के बीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि अंधकार की गोली का उपयोग किसी व्यक्ति या विशेष रूप से उसके मोहरों से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है। चूंकि राक्षसों ने सीमाओं पर कब्जा कर लिया है और अरखाम खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसलिए उन्हें अब प्यादों की जरूरत नहीं है। अब उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया था। एलेक्स को ये तो पता नहीं था कि दूसरा पक्ष कौन था, लेकिन उसने अपनी लार निगल ली। एलेक्स ने खुद को शांत किया और बोला, आपको उन्हें उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे छुटकारा पाने का आदेश दिया गया था। आपको उस चीज़ को दूसरे पक्ष के सामने आने से ठीक पहले पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें कुछ घंटे पहले ही पहुंचा दिया। अपनी अल्प शक्ति से क्या तुम इसे खरोंच भी सकती हो? एलेक्स ने ठंडी आवाज में कहा और उसे घूर कर देखा। मॉस ने अपनी आंखें झपकाईं और बोलने से पहले एक क्षण तक सोचा। सर, छाया जीव हमारा शिकार नहीं कर सकते। यद्यपि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे भी अंधकार की शक्ति के कारण हम पर हावी नहीं हो सकते। क्या आप नहीं जानते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स हैरान नहीं हुआ और उसने औपचारिक रूप से अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं क्षण भर के अंतराल के कारण भूल गया। मैं आखिरकार इंसान हूं और मुझे अब तक आशीर्वाद नहीं मिला है। मैं समझती हूं। मॉस ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और एलेक्स को श्रद्धा से देखने लगी। उसके रूप को देखकर एलेक्स की भौहें तन गईं। वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है जैसे मैं उसका आदर्श हूं? क्या मैंने उसके कुछ अजीब बटन दबा दिए हैं? मुझे मत बताओ कि मेरी बकवास काम कर गई। मुझे पता है कि मैं बकवास करने में माहिर हूं, फिर भी यह काम करती है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्षमा मांगना, बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। इससे तुम दयनीय लगते हो। आहा, बस इतना ही है कि केवल आप जैसे प्रतिभाशाली इंसान ही आशीर्वाद के बिना अंधकार तत्व का उपयोग कर सकते हैं। उस दिल दहला देने वाले प्रयोग से गुजरना कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता है। पूरे संगठन में आप जैसे केवल 6 लोग ही मौजूद हैं। मॉस ने एक प्रशंसक लड़की की तरह उत्साह से कहा। ये सही है। एलेक्स ने गर्व से अपना सिर हिलाया। उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। तो चेरी पहली नहीं है। प्रयोग के बारे में सुनते ही एलेक्स की आंखें एक पल के लिए भटक गईं और उसके मन में एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार आया। क्या होगा अगर रिया भी इस प्रयोग का हिस्सा हो और किसी तरह से उससे पूछा जाए? एलेक्स का चेहरा और भी खराब हो गया और उसने अपना सिर हिलाकर उसे छुड़ाया। अब जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। मॉस ने एक क्षण के लिए एलेक्स की ओर देखा और कृतज्ञता से अपना सिर झुकाकर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कंधे पर अचानक हुई थपकी से वह चौंक गई। क्या आप मुझे एक अंधकार की गोली दे सकते हैं? एलेक्स ने ठंडे स्वर में पूछा। लेकिन सर, मुझे उन्हें पहुंचाना है और मिशन पूरा करना है। यह मेरे मिशन में बाधा उत्पन्न करेगा और मुझे दंडित किया जा सकता है, भले ही मैं कुलीन डार्केल्वेस वंश से संबंधित हूं। मॉस ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया और एलेक्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे उसके कंधे पर दबाव पड़ा और वह घुटनों के बल गिर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 424-422 धोखा देना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 422 ब्लफिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। मॉस के होठ खुल गए और गहरा दर्द उसके कंधे से लेकर पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति उसके कंधे को फाड़कर अलग कर देगा। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा और वह उस व्यक्ति की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगी।
तुम एक अवज्ञाकारी जूनियर हो जिससे दूसरे लोग नफरत कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंतिम मिशन में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने एक जूनियर के रूप में आपको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे धन्यवाद देने के बजाय आपने मेरी दयालु मंशा पर सवाल उठाया। एलेक्स ने ठंडी और कष्टप्रद आवाज में द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। मॉस का पूरा शरीर पत्थर जैसा हो गया और वह दर्द से कराहने लगी। हल्की सी चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी और उसे लगा कि पकड़ के कारण उसका कंधा उखड़ गया है। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि एक महान रैंक में इतनी ताकत कैसे होती है। उसकी ताकत रैंक की सीमा को चुनौती देती है। वह जवाबी हमला करना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर मानो जम गया था। कृपया इस विनम्र व्यक्ति को क्षमा करें। आपकी दयालुता को न समझ पाना मेरी गलती थी, मॉस ने विनती की। मुझे किसी कारण से उस काली गोली की ज़रूरत है, और यदि आप सोच रहे हैं कि इसका कारण क्या है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप अपने स्तर से परे की बातें जानने की स्थिति में नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम समझ रहे हो? छोटी मोटी बातों में मत पड़ो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। एलेक्स ने पकड़ ढीली कर दी और मॉस थका हुआ भाव लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसने एक डिब्बा निकाला और एलेक्स को दे दिया। एलेक्स की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे वैसी ही अशुभ अनुभूति हुई जैसी काउंट ग्रे द्वारा गोली लेने के बाद हुई थी। एलेक्स ने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए उदासीनता का नाटक किया और मॉस से बॉक्स ले लिया तथा उसे आयामी भंडारण रिंग में रख दिया। एलेक्स मुस्कुराया और मॉस के माथे को छुआ। मॉस को एक चमकदार रोशनी ने घेर लिया और उसका टूटा हुआ कंधा एक पल में ठीक हो गया और उसके शरीर में शक्ति की एक मजबूत धारा बह निकली। धन्यवाद सर, इस अज्ञानी को आशीर्वाद देने और मुझे ठीक करने के लिए। मॉस ने अपना सिर झुका लिया। एलेक्स ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। अब जाओ और जितनी जल्दी हो सके मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मॉस ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई, लेकिन दबाव के कारण उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। एक क्षण के लिए अपने आप को स्थिर करने के बाद वह कूद पड़ी और गायब हो गई। एलेक्स ने उसकी फीकी पड़ती पीठ को देखा और भयावह भाव से मुस्कुराया। यह आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप है, मूर्ख लड़की। उसने उसे चिन्हित कर लिया था और वह उसके स्थान को भांप सकता था, जिससे एलेक्स को उसे खोजने में सहायता मिली, जिससे वह संगठन तक पहुंच सका, जहां उसे अंततः उनके बारे में कुछ सुराग मिल सका और उनके उद्देश्यों को जान सका। वह उसे चीज़ों को समझने के लिए एक श्राप भी देना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ये दूसरी तरफ से भी समझा जा सकता है और श्राप में निपुण कोई व्यक्ति इसका पता लगाकर उसके बारे में जान सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उसे जीवित जाने देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बड़ी तस्वीर के लिए उसे यह सहन करना पड़ा। इसके अलावा वह इस गोली को पाने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। एलेक्स को जब यह महसूस हुआ कि मॉस अंततः चला गया है, तो वह पीछे मुड़ा और चला गया। ... एलेक्स भीड़ के बीच से तेजी से अपने समूह की ओर दौड़ा। उनकी लड़ाई से आम लोग डर गए होंगे। जब वह उस स्थान के निकट पहुंचा जहां उसके लोग मौजूद थे, तो उसने देखा कि वे किसी को घेरकर उनसे भिड़ रहे हैं। क्या उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? एलेक्स ने बुदबुदाया और भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंच गया। जैसे ही वह नज़दीक पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुरक्षाकर्मियों का एक समूह उनसे भिड़ रहा है। एलेक्स चुपके से रिया के पीछे आया और फुसफुसाया, क्या हुआ? रिया उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और बुदबुदाया, ये गार्ड हमारी जांच कर रहे हैं और यह पता चलने के बाद कि हम साहसी हैं और जाग गए हैं, वह हमसे मदद मांग रहा है। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते सर, मैं रेक्स हूँ, इस दस्ते का नेता। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये जानकर उन्हें राहत मिली कि दूसरा पक्ष कोई परेशानी नहीं चाहता था। हेलो रेक्स, मैं ऑस्कर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में स्थिति खतरनाक है और हमें यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की मदद की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन सर, हम तो बस निम्न स्तर के साहसी लोग हैं जो इधर उधर यात्रा कर रहे हैं। दो भीमकाय लोगों के बीच लड़ाई में हम क्या कर सकते हैं? मुझे डर है कि मेरी टीम लड़ाई के बाद ही कुचलकर मर जाएगी, एलेक्स ने मासूमियत और डर के भाव के साथ कहा। एलेक्स की हरकतें देखकर जॉनसन और बाकी 5 लोगों के होंठ फड़कने लगे। उन्हें पता था कि यह आदमी ही इस सारी दहशत का कारण है, लेकिन वह एक तमाशबीन होने का नाटक कर रहा था। हमें बस नागरिकों को निकालने में आपकी मदद चाहिए, इसलिए कृपया हमें अपनी ताकत दीजिए, ऑस्कर ने विनम्र लहजे में कहा। एलेक्स ने शर्मिंदगी भरे भाव से अपना गाल खुजलाया। वह चाहता था कि वह कह सके कि अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता। हम इसमें मदद कर सकते हैं, एलेक्स ने सहमति जताई। ऑस्कर ने सिर हिलाया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। गार्ड सुरक्षा मापदंड तैयार करेंगे, जबकि काउंट ग्रे हवेली के आसपास के नागरिक वहां से निकल जाएंगे। एलेक्स ने सिर हिलाया और अपनी टीम को विभाजित कर दिया तथा उनसे दूसरों का मार्गदर्शन करने को कहा। सुनो, खाली करने के बाद हम भीड़ में घुस जाएंगे और चुपचाप निकल जाएंगे। इसके अलावा किसी को गाड़ी का नेतृत्व करने के लिए कहो, एलेक्स ने आदेश दिया। रिया एलेक्स के साथ गई और दोनों ने अपना रास्ता बनाया तथा नागरिकों का नेतृत्व करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। एलेक्स ने उन्हें अनुसरण करने के लिए कुछ निर्देश दिए।
आम लोगों को उस व्यक्ति की ताकत का एहसास हुआ और वे उसकी बातों से सहमत होकर शांत हो गए। एलेक्स ने जब रिया को अचानक अपने चारों ओर घूमते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। आप क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं तुमसे एक औरत की खुशबू सूंघ सकता हूँ। तुम कहाँ थे? रिया के चंचल हाव भाव देखकर एलेक्स की इंद्रियां खतरे से चीख उठीं। क्या वह बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाली नहीं है? फिर भी मुझे ये पसंद है। हा, बस एक परिचित से मुलाकात हो गई। रिया ने अपनी भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, कौन परिचित? यहाँ अपना काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 425-423 एक गुमनाम व्यक्ति। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 423 एक अनाम व्यक्ति। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने घटना के बारे में बताया जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई। गुस्से से उसने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ ली। वह उस संगठन से जुड़े लोगों को मारना चाहती थी। अब यह उसके लिए गहरी नफरत का विषय बन गया था। वे शीघ्र ही अपने काम पर लौट आए और उनका मार्गदर्शन किया। एलेक्स ने एक इमारत की छत पर खड़े होकर संकरी गलियों से निकलते लोगों की कतार देखी। जब धक्का मुक्की के कारण कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो वह मदद करते हैं। वहां खड़े होकर उन्होंने कई ऐसी स्थितियां देखीं जहां लोग दूसरों द्वारा बिना परवाह किए धक्का देकर दूर कर दिए गए, जबकि कई लोग ठोकर खाकर पीछे गिर गए और दूसरों के लिए सीढ़ी बन गए। दूर से देखने पर यह कठोर और क्रूर लगता था, लेकिन जिन लोगों में खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं है, वे दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हैं जब उनका अपना जीवन खतरे में हो। और चूंकि एलेक्स इस सब का कारण था, इसलिए वह किसी को भी संकरी गली में घुसी अनियंत्रित भीड़ के कारण मरने या चोटिल होने नहीं देना चाहता था। उनके शासन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचने दी गई। रिया ने एलेक्स के चेहरे पर अपराध बोध से भरे भाव देखे और धीरे से फुसफुसाया, हालांकि तुम्हारी लड़ाई ने लोगों में अराजकता फैला दी, लेकिन कम से कम इसने उन्हें एक बड़ी आपदा से बचा लिया। तुमने उनमें से कई लोगों को बचाया जो उस आदमी द्वारा कुचलकर मारे जा सकते थे। रिया की मधुर आवाज़ ने एलेक्स को शांत किया। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हुए रिया ने एलेक्स को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश की। वैसे जहां तक मुझे पता है तुम खाली हाथ नहीं लौटते। तुमने जरूर ग्रे मैंशन से कुछ चुराया होगा, रिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, अरे तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। क्या मैं तुम्हें चोर लग रहा हूं? मैंने ग्रे हवेली में एक धागा और एक सुई भी नहीं छुआ है। मैं एक महान सज्जन हूं। इसका मतलब है कि एक धागा और एक सुई को छोड़कर आपने सब कुछ ले लिया है। एलेक्स का जबड़ा खुला रह गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जॉनसन शून्य भाव से उसकी ओर देख रहा था। ओह, तुमने काउंट ग्रे द्वारा वर्षों से जमा की गई पूरी भूमिगत संपत्ति लूट ली है, रिया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। एलेक्स ने चौंकते हुए जॉनसन से गुस्से से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैक्स ने मुझे इसके बारे में बताया। यह आपकी दैनिक दिनचर्या है, एलेक्स ने अपने दांत पीसते हुए कहा। कुत्ते की गंदगी मैक्स। रिया हंसी और निराशा में अपना सिर हिलाया। कुछ कभी नहीं बदलता। ठीक है, अब मजाक बहुत हो गया। अब चुपके से बाहर निकलने का समय है। एलेक्स ने हालात को थोड़ा शांत होते देखकर बड़बड़ाया। जैसे ही एलेक्स अंदर घुसा और जाने की तैयारी कर रही भीड़ के बीच घुसा, सैकड़ों शूरवीरों से घिरी आर्कम ध्वज वाली एक काली गाड़ी शहर की ओर बढ़ी। ... जब पूरा शहर अराजकता में था, तब शाही ध्वज लहराता एक वाहन ओस्कर सिटी के द्वार के पास दिखाई दिया। जो शूरवीर आगे थे, उन्होंने शीघ्र ही अपने आगे की गंदगी को देख लिया और अपना मार्च रोक दिया। रुकना! गाड़ी से एक खौफनाक कठोर आवाज गूंजी जिसने नाइट को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने घोड़ों को मारा, जिससे उनके आगमन का संकेत देने वाली एक शक्तिशाली गर्जना निकली। शहर के द्वार के पास तैनात पहरेदार तेजी से दौड़े और उनका स्वागत किया। गार्ड ने अपना सिर झुकाया और कहा, शाही नाइट को नमस्कार। शूरवीरों ने सिर हिलाया और उनमें से एक ने घोड़े से उतरते हुए पूछा, इतना आतंक और अशांति क्यों है? ग्रे हवेली से जोरदार कंपन उत्पन्न हो रहा था और जब हमने जांच करने का प्रयास किया तो एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद दो उच्च लोगों के शक्तिशाली लोगों की एक दूसरे के गले के ऊपर से भयानक सांसें निकलने लगीं। शूरवीरों के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने जल्दी से पूछा, उनकी ताकत क्या है? सर, हम इतने कमजोर हैं कि उनका स्तर नहीं समझ सकते। तुरंत ग्रे हवेली के लिए रवाना हो जाओ। उनके आदेश का तुरंत पालन किया गया। पहरेदार भाग गए और झंडा फहराने वाले लोग एक तरफ खड़े हो गए। जब गाड़ी ग्रे हवेली के बाहरी क्षेत्र में पहुंची तो एक कठोर मुद्रा वाले वृद्ध सज्जन नीचे उतरे। शूरवीरों ने उनका अभिवादन किया और पूछा, सर विल्फोर्ड, आपके आदेश क्या हैं? विल्फोर्ड ने आंखें घुमाते हुए आदेश दिया, यहाँ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच करो। उसके परिवार के बारे में क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर। सर, उनका बेटा ही उनकी पूंजी है और उनकी पत्नी को पास के एक राज्य में भोज पर आमंत्रित किया गया है। उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। यदि आवश्यक हो तो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखो और उन पर नज़र रखो। विल्फोर्ड ने आदेश दिया और आगे बढ़ गया।
विल्फोर्ड ने काउंट ग्रे के हाल के मामलों के बारे में पूछताछ की और उसे काउंट ग्रे को दिए गए एक पार्सल के बारे में पता चला। पार्सल 3 घंटे पहले पहुंचा और काउंट ग्रे ने इसे व्यक्तिगत रूप से संभाला और इसे लेकर कहीं गायब हो गए और वे अब तक लापता हैं। उन्हें बगीचे के कोने में बने एक गहरे गड्ढे के पास ले जाया गया। विल्फोर्ड अंधेरे से भरे जमीन की ओर जाने वाले गहरे गड्ढे के सामने खड़ा था। यह एक खाई की तरह लग रहा था। विल्फोर्ड को नहीं पता था कि वहां क्या है, लेकिन वह अशुभ ऊर्जा का प्रबल उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। रिपोर्टों के अनुसार प्रकाश की एक चमकदार किरण फूटी जो जमीन को चीरती हुई आसमान की ओर फैल गई। बड़े छेद के चारों ओर घूमते हुए और मन के उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते हुए विचित्र रूप से वह केवल एक ही इकाई के मन को महसूस कर सका। तभी शूरवीरों का एक समूह प्रकट हुआ और बोला, सर विल्फोर्ड, हमें एक गुप्त रास्ता मिल गया है जो हवेली के नीचे भूमिगत तहखाने तक जाता है। विल्फोर्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अगले कदम के बारे में एक क्षण तक सोचा। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था तो उसने अपने पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, उनसे गलियारे से नीचे जाने को कहो। विल्फोर्ड ने बगल की ओर देखा तो उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसके बाल गहरे भूरे रंग के थे और उसकी आंखों पर मास्क लगा हुआ था। वह दूसरों के लिए अदृश्य प्रतीत होता था क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाता था। लेकिन मेरे प्रभु, क्या होगा यदि उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़े जिसे वे संभाल नहीं सकते। समस्या का समाधान हो चुका है और अपराधी वहां से जा चुका है क्योंकि अब कोई उतार चढ़ाव नहीं है, नकाबपोश व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा। विल्फोर्ड ने सिर हिलाया और शूरवीरों को आदेश जारी किया। विल्फोर्ड, मेरे साथ आओ, चलो छेद के माध्यम से नीचे चलते हैं। विल्फोर्ड ने नकाबपोश व्यक्ति की सलाह मान ली और उसके साथ नीचे कूद गया। स्विश एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 426-424। एक गुमनाम आकृति 2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 424। अनाम चित्र 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वे मलबे के ढेर से गुजरे, उनकी नीचे उतरने की गति धीमी हो गई और दोनों आकृतियां धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। आग के गोले चमक उठे और अंधकार दूर हो गया। ये गोले उनके चारों ओर तैरने लगे और अंधेरे मार्ग में आग लग गई। उन्होंने प्लास्टर की हुई जमीन को देखा और फिर छत की ओर देखा। ऐसा लगता है कि यह कहीं जाने वाला भूमिगत मार्ग है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। नकाबपोश आदमी बुदबुदाया। आसपास की दीवारों पर बड़े बड़े गड्ढे और खरोंच के निशान दिखाई दिए। चारों ओर मलबा और मलबा बिखरा पड़ा है। मुट्ठियों की टक्कर से बने गड्ढे और तलवारों के निशानों ने कई स्थानों पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। ये और भी आश्चर्य की बात थी कि यह स्थान अब तक बिना ढहे अपनी स्थिति में बना हुआ था। नकाबपोश आदमी ने चारों ओर नजर घुमाए और बुदबुदाया, विल्फोर्ड, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? विल्फोर्ड ने कठोर भाव से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह स्थान शत्रुता से भरा हुआ है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नकाबपोश आदमी बोला और विल्फोर्ड को अर्थपूर्ण निगाह से देखा। विल्फोर्ड ने एक दीवार को छुआ। यहाँ के आसपास का आधा स्थान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शुद्ध कर दिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहाँ धुंध का कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन जानबूझकर दूसरों को ध्यान में लाने के लिए एक उपहार छोड़ दिया। नकाबपोश आदमी ने बड़बड़ाया। विल्फोर्ड, आप मिथिक रैंक पर हैं, इसलिए आप अपनी गहरी इंद्रियों से आसानी से मन के प्रवाह का निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए प्रवाह का पता लगाने का प्रयास करें। विल्फोर्ड ने तुरंत इसका अनुपालन किया और आगे बढ़ गए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पिछली लड़ाई से मिले मान के निशान हवा में उड़ते देखे। लड़ाई में बहुत गड़बड़ थी और यह पहले से ही एक चमत्कार था कि यह जगह टिकी हुई थी। विल्फोर्ड नकाबपोश व्यक्ति को टूटी दीवार के पार अंदर ले गया और वहां उसने देखा कि छत ध्वस्त हो चुकी है, अलमारियां टूटी हुई हैं और हथियार रखने का स्टैंड है। कई संदूक खुले पड़े हैं और अंदर से क्षतिग्रस्त हैं। भंडारण में एक भी वस्तु छूटी नहीं थी। क्या ये डकैती का मामला है? विल्फोर्ड ने भयभीत भाव से कहा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसका चेहरा उदास हो गया। शायद उस व्यक्ति को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने सब कुछ लूट लिया, या शायद वह कोई हत्यारा था जिसे हत्या करके कुछ लूटने के लिए भेजा गया था। नकाबपोश आदमी ने निष्कर्ष निकाला और अपनी ठुड्डी रगड़ी। लेकिन क्या कोई ऐसा हत्यारा है जो दिव्यता और शुद्धि का उपयोग कर सकता है? वह अजीब तरह से चारों ओर देखते हुए बोला। विल्फोर्ड, चलो सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। टैप टैप टैप। दूसरी ओर से आग की लपटों की रोशनी बाहर आ रही थी। नकाबपोश व्यक्ति ने अपनी उंगली चटकाए और आग के गोले तुरंत गायब हो गए। विल्फोर्ड और नकाबपोश व्यक्ति ने इधर उधर देखते हुए शूरवीरों को यहां आते देखा, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुप्त मार्ग शायद यहीं तक आता होगा। विल्फोर्ड ने शूरवीरों को चारों ओर खोज करने का आदेश दिया। नकाबपोश आदमी जो इधर उधर घूम रहा था, अचानक रुक गया और गलियारे के उत्तरी हिस्से की ओर देखने लगा, जहां दीवार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। इसके अलावा अन्य सभी स्थान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नकाबपोश आदमी ने विल्फोर्ड को थपथपाया और उसे देखने के लिए कहा।
उस क्षेत्र को हल्का करो। जी श्रीमान। जैसे ही उस स्थान पर प्रकाश पड़ा, उन्हें एक सामान्य सी खड़ी दीवार दिखाई दी, जिस पर कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि यह बहुत सामान्य था, जिससे संदेह पैदा होता है। विल्फोर्ड ने अपना मन छोड़ा और एक क्षण के लिए चौंक गया। थोड़ा पीछे हटो। विल्फोर्ड ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और उसके हाथों पर एक छोटी सी चमक दिखाई दी। स्विश। मन का एक गोला उस स्थान की ओर उड़कर दीवार से टकराया। बहो। पूरी दीवार लाल रोशनी से जगमगा रही थी, जिससे एक व्यक्ति की दृष्टि अंधी हो गई। नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर तनाव आ गया और वह ये सोचकर सतर्क हो गया कि कहीं उन पर हमला तो नहीं होने वाला है, लेकिन सभी के विचारों के विपरीत दीवार पर चमकती हुई रोशनी गायब हो गई और जल्द ही मनुष्य के अंधेरे में चमकते हुए शब्द दिखाई देने लगे। समस्या मिट्टी के अंदर है, इसे शुद्ध करें और सूखा खत्म हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नकाबपोश आदमी की आंखें कांप उठीं और उसके होंठ कांपने लगे। वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों उसके दिल में उम्मीद का बीज बोया गया था। डॉट 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 डॉट। हिलती गाड़ी के अंदर रिया ने एलेक्स को प्रसन्न भाव से देखा। एलेक्स बार बार अपने पैर थपथपा रहा था। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। एलेक्स, क्या तुम लगभग घबराए हुए हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? हाँ, क्या मैं एक बीमार ज़रूरत हूँ जिसे सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह से काम करना पड़ता है? एलेक्स ने अजीब नज़र से कहा। तुम्हें क्या चिंता हो रही है? मैं स्वाभाविक रूप से चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं। मुझे तो ये भी आश्चर्य है कि क्या वे इसे समझ पाएंगे या नहीं। तो फिर आपने इसे सीधे क्यों नहीं लिखा? मैं बस सावधानी बरत रहा था। मुझे नहीं पता कि उस जगह पर कौन आएगा। मैं नहीं चाहता कि उन संदिग्ध लोगों में से किसी को भी इसके बारे में पता चले जिससे कोई आपदा आ सकती है। एलेक्स ने ये सोचकर अपना दिमाग खपाया कि क्या उसे कुछ लिखने का मौका लेना चाहिए या नहीं। अरखाम पर आक्रमण करने वाले धुएं को चर्चों की मदद से बार बार साफ किया गया था, लेकिन ये सब कुछ सामान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस धुएं में ये गुण था कि यह संपर्क में आने वाली हर चीज़ को दूषित कर देता था, चाहे वह हवा हो, जमीन हो या मिट्टी। यदि लापरवाही बरती जाए तो दूषित जल जहरीला हो सकता है और लोगों की जान ले सकता है। इसी प्रकार मियाज्मा धीरे धीरे और लगातार मिट्टी के अंदर रिसता है और धीरे धीरे उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देता है। यदि उनकी सांद्रता अधिक है तो वे मिट्टी को काला कर देंगे और फिर वहां से काले रंग की रेंगती हुई चिपचिपी वृद्धि देखी जा सकती है। चूंकि यह धुआं मिट्टी में अधिक गहराई तक चला गया था, इसलिए इसे शुद्ध करना तब तक कठिन था जब तक कि दूसरा पक्ष इतना कुशल न हो कि एक बार में ही सब कुछ ढक सके। चूंकि कोई भी उनकी पत्नी एथेना जितना प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए वे केवल सतह के ऊपर ही सफाई करते हैं और निचली मिट्टी की सतह को छोड़ देते हैं, जो प्रमुख समस्या का कारण है। एलेक्स बस ये संदेश दूसरे पक्ष तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 427-425। अर्लिंगटन सिटी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 425। अर्लिंगटन सिटी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक लंबी और कष्टदायक यात्रा के बाद एलेक्स और उसके आदमी अंततः अर्लिंगटन सिटी पहुंचे। और जैसा कि अपेक्षित था, अरखाम साम्राज्य की राजधानी शानदार और समृद्ध दिख रही थी। उस स्थान को किले की तरह लंबी दीवारों ने घेर रखा था, जबकि उसके सामने एक नदी बह रही थी। इस यात्रा के दौरान एलेक्स ने क्या नहीं देखा। ऐसे लोग जो खाली निगाहों से देखते रहते हैं, अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं और तृप्ति न मिलने के कारण मर जाते हैं, तथा ऐसे लोग जो जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, भले ही उन्हें डाकू या चोर ही क्यों न बनना पड़े। सड़क के हर मोड़ पर उन्हें डाकुओं का एक दल मिला जो उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स की तत्काल कार्रवाई उन्हें एक ही नज़र में मार डालना चाहिए था, लेकिन वे सामान्य डाकू नहीं थे, बल्कि आम लोग थे जो उन्हें कुल्हाड़ी, दरांती और रसोई के चाकू से धमका रहे थे, जिससे एलेक्स का दिल कड़वा हो गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे एलेक्स अब और नहीं देखना चाहता था। ऐसा दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल सकता है। एलेक्स ने उन्हें गिराने के लिए नर्म तरीकों का इस्तेमाल किया और फिर उनके पास शिकार किए गए जानवर को कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ों के साथ रख दिया। उसने उन्हें पैसे नहीं दिए, जिससे आवश्यकता से अधिक परेशानी हो सकती है। जीवन में पहली बार उसे लगा कि काउंट ग्रे को लूटकर उसने कोई महान कार्य किया है। वह पैसे को कपड़े और भोजन में बदल देता है और उन्हें अच्छे लोगों के ठिकानों पर रख देता है, जबकि वहां से गुजरते समय वह केवल उन लोगों तक ही सीमित रहता है जिन्हें वह कष्ट में देखता है। सीमा के पास की भूमि अभी भी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन जैसे ही वह सीमा की ओर बढ़ा, एलेक्स को कृषि भूमि की झलक मिली जहां एक भी फसल नहीं उग पा रही थी। कई कस्बे और शहर पहले ही वीरान हो चुके थे और ऐसे गांव बन गए थे जहां कोई दिखाई नहीं देता था। कृषि भूमि रेगिस्तान और बंजर क्षेत्र बन गई है। एलेक्स ने उन स्थानों को यथासंभव साफ करने का प्रयास किया जहां से वह गुजरा था, जिससे यात्रा में वह काफी थक गया था। लेकिन अंततः वह ताजगी भरी हवा में सांस ले सका, जिससे उसे एक बार फिर से ताजगी का एहसास हुआ। घमंडी, घमंडी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैक्स और कई अन्य लोग खुशी के आंसू भी रोए। सिर्फ राजधानी शहर शब्द से ही पूरा शहर अलग दिखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की इमारतें, लोगों के कपड़े, सड़कों पर घास और यहाँ तक कि घरों के सामने लगे पेड़ भी कहीं अधिक सुंदर और स्टाइलिश लग रहे थे। मैक्स और अन्य लोग अपने आसपास के वातावरण को बड़ी मुश्किल से उत्साह से देख रहे थे। ऑन ने मैक्स और अन्य लोगों को दयनीय व्यवहार करते हुए देखा और दूसरी ओर देखा तो जॉनसन भी सब कुछ उसी भाव से देख रहा था और उसने आह भरी। यह अरकाम की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र था और यह स्थान जेनिथ से भी अधिक जीवंत था, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें अभी भी हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थीं। ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप सभी शांत हो जाए, अपने आप को देहाती मत बनाए, हमारे भगवान का अपमान मत कीजिए। ऑन चिल्लाया और कुछ और शब्द जानने के लिए एलेक्स की ओर देखा, लेकिन एलेक्स के आंसू भरे चेहरे को देखकर वह लगभग लड़खड़ा गया। प्रभु, आप भी माफ़ करना एयोन, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं कुछ समय से अच्छे खाने से वंचित रह गया हूँ, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। रिया ने असहाय भाव से मुस्कुराकर अपने हाथ उसके बाजुओं पर लपेट लिए। एलेक्स और उसके आदमी शहर की विशाल भीतरी दीवारों के सामने पहुंचे जहां बड़ी संख्या में गार्ड लोगों की जांच कर रहे थे। यदि वे लॉकहार्ट मर्चेंट समूह के मुख्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें आंतरिक क्षेत्र में जाना होगा। इतनी सख्त जांच क्यों हो रही है? एलेक्स ने बुदबुदाया। हालात थोड़े अव्यवस्थित हो गए हैं, इसलिए उन्हें हमारी पहचान सत्यापित करने की जरूरत है, राहगीरों में से एक ने कहा। वहां 4 प्रवेश द्वार थे, एक सामान्य लोगों के लिए, एक जागृत लोगों के लिए, एक व्यापारियों के लिए था और दूसरा विशेष रूप से कुलीनों और राजघरानों के लिए था। अर्लिंगटन शहर को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहरी और भीतरी। आंतरिक क्षेत्र मुख्य क्षेत्र है जहां अनेक कुलीन और धनी लोग रहते थे, जबकि बाहरी क्षेत्र निम्न वर्ग के लोगों का क्षेत्र था। यह विभाजन धन के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि यह मौजूदा संकट के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सुरक्षा बलों को केंद्रित करने के लिए किया गया था। और यह काफ़ी हद तक सफल रहा क्योंकि इसके कारण कई राक्षस और डार्क एल्वेस पकड़े गए थे। एलेक्स की गाड़ी व्यापारियों की पंक्ति में खड़ी थी। एक एक करके सभी गाड़ियां जांच के बाद अंदर चली गईं और एलेक्स का समय आ गया। एलेक्स और रिया गाड़ी से नीचे उतरे। अंदर क्या है? एक अधिकारी ने पूछा। कपड़े, जानवरों की खाल और उनके अंग। अधिकारी ने इसे नोट कर लिया और अन्य लोगों से जांच करने को कहा। क्या आपके पास पंजीकृत व्यापारी लाइसेंस है? नहीं सर, हम इसीलिए यहाँ हैं। मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे किस्मत का साथ मिला है। जानवर से सभी कीमती हिस्से निकालने के बाद मैंने कुछ मुनाफा कमाया और शहर में एक व्यवसाय शुरू करना चाहता था। ये साहसिक कार्य है। क्या आपके पास सबूत है? एलेक्स ने अपना एडवेंचर लाइसेंस निकाला और उसे अधिकारी को सौंप दिया, जिसने उसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। सर, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गाड़ी की तलाशी लेने के बाद लोग बोले। अधिकारी ने सिर हिलाया और एलेक्स के पीछे खड़े लोगों के समूह की ओर देखा तथा उनके बारे में पूछा। ये वे लोग हैं जिन्हें मैंने सुरक्षा के लिए काम पर रखा था। आप बाहरी दुनिया की स्थिति जानते हैं। ये निराशाजनक है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब ठीक है, उन्हें जाने दो। एलेक्स ने अंततः राहत की सांस ली। उसके कुछ आदमी एक सामान्य रास्ते से घुसे थे जबकि कुछ उसके साथ घुसे थे। सर, ये देखिए। पोस्टर को देखते हुए उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाया। एलेक्स की गाड़ी रुकी और वह पोस्टर को देखने लगा। पोस्टर में कहा गया है कि दूसरों के हित के लिए कुछ दान करें और जरूरत के समय दूसरों की मदद करें। वहाँ कई पोस्टर भी थे जिन पर विभिन्न सलाहें लिखी हुई थीं। वर्तमान संकट के दौरान पशुपालन और पालन को प्राथमिकता देना, सशस्त्र कार्मिकों की और अधिक भर्ती। ये काफ़ी उल्लेखनीय दृष्टिकोण था जिससे एलेक्स को अपने अतीत की याद आ गई, जब सरकार इन पोस्टरों के माध्यम से अपनी योजनाओं का विज्ञापन करती थी। पोस्टर और होर्डिंग्स को देखते हुए जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह था एक निश्चित अवधि के लिए सभी आम लोगों का स्वैच्छिक प्रशिक्षण। जॉनसन ने आश्चर्य से पूछा, वे आम लोगों को भी प्रशिक्षित करने जा रहे हैं? क्या आप सभी आम आदमी को कमा रहे हैं? एलेक्स ने कठोर भाव से पूछा। प्रभु, क्या ये संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी जब भंडार पहले से ही न्यूनतम स्तर पर है? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, उन्हें बहुत अधिक संसाधन देने की आवश्यकता नहीं है। केवल बुनियादी प्रशिक्षण और गठन का ज्ञान ही पर्याप्त है और यदि कोई व्यक्ति जागृत होने में भाग्यशाली है तो इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। हालांकि आम लोग इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनके पास लड़ने की शक्ति है और वे सत्तारूढ़ ताकतों का विरोध कर सकते हैं। एयोन ने इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि अरकाम के पास अब ये सब सोचने की सुविधा थी? एलेक्स उस आदमी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका जिसने ये सोचा। ये वाकई एक अच्छा कदम था। लोग आम आदमी को बहुत कम मानते हैं। यदि सैकड़ों आम लोग एकत्र होकर एक गिरोह बना लें तो क्या शिष्य वर्ग को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकेगा? एलेक्स ने रास्ते में लोगों की आंखों में जलती हुई आग देखी। अगर आम लोग दुश्मनों से निपटने के लिए खुद को हथियारों से लैस कर सकते हैं तो वे दूसरे पक्ष को खत्म करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं।
एक बार पीछे न हटने की स्थिति में मजबूर होने पर कमान के लोगों से बनी सेना निश्चित रूप से अपना स्तर बदल सकती है यदि मुख्य बलों द्वारा अधिक शक्तिशाली लोगों का ध्यान रखा जाए। पहले हम रहने के लिए जगह देखें और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग चर्च जाएं और प्रार्थना करें। एथेना को यदि पता चलेगा कि हमने कुछ समय से प्रार्थना नहीं की है तो वह क्रोधित हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 428-426 अंधकार की गोली। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 426 अंधकार की गोली। एड्स बाय पब फ्यूचर। रहने के लिए जगह ढूंढने के बाद एलेक्स ने प्रयोग करने के लिए काली गोली निकाली। अपने नंगे हाथों से गोली को पकड़ना ही व्यक्ति की चेतना के एक हिस्से को नष्ट करने तथा उसे विनाश की भावना से भरने के लिए पर्याप्त था। गोली के चारों ओर की हवा धीरे धीरे घूमने लगी और गहरे भूरे रंग में बदल गई। यहाँ आते समय एलेक्स ने गोलियां निकालने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे लगा कि इससे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। यह इतना शक्तिशाली लगता है कि इसकी महज एक झलक भी अप्रत्याशित परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। एलेक्स काउंट ग्रे को ठीक नहीं कर पाया था जो इससे प्रभावित था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके आदमियों को भी यही हश्र भुगतना पड़े। इसलिए उन्होंने अपने आदमियों से चर्च में जाने को कहा जहां देवी की दिव्यता और आशीर्वाद व्याप्त है और यदि वहां से कुछ भी लीक होता है तो भी इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रास्ते में स्थित चर्च के पास राजधानी जैसी मजबूत पवित्र शक्ति नहीं है। यदि वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता तो वह रिया को खींचकर वहां से चला जाता और चर्च को कार्रवाई के लिए सचेत कर देता। उन्होंने महसूस किया कि वे भाग्यशाली हैं कि बीज आयामी वलय में सुरक्षित रूप से रह सका तथा इसके अंदर समय रुकने के कारण उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे बाहर निकाला इसने एक अशुभ आभा उत्पन्न की तथा अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। एलेक्स ने पूरे सराय को अपने नाम पर ले लिया था और क्षेत्र को सील कर दिया था। एलेक्स ने गोली को टुकड़ों में कुचल दिया और उसका एक हिस्सा एक तरफ रख दिया। एलेक्स ने कुचलने वाली शक्ति की एक चुटकी ली और उसकी सांसें तेज हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपने हाथ पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए अपनी दिव्यता का प्रयोग कर रहा था। हालांकि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। एलेक्स के चिंतित भाव को देखकर रिया ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, एलेक्स क्या तुम ठीक हो? एलेक्स ने अपनी लार निगल ली और कुचला हुआ टुकड़ा नीचे रख दिया और अपना पसीना पोंछा। रिया, ये काम नहीं कर रहा है। एलेक्स की आवाज़ थोड़ी कांप उठी और उसने खुद को असहाय स्थिति में पाया। आपका मतलब है कि आपके प्रकाश तत्व और आशीर्वाद की संयुक्त शुद्धि काम नहीं कर रही है? एलेक्स ने सिर हिलाया और बोला, मैं उस वातावरण को शुद्ध कर सकता हूं जिस पर यह प्रभाव डालती है, लेकिन मैं गोली के काले गुणों को खत्म नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि अगर हम इसे जला दें या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें तो यह नष्ट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस पर अपनी दिव्यता डालूं तो भी यह गोली लेने पर इसका वही असर होगा। क्या इसे संभालना बहुत कठिन है? नहीं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आप जहर को अमृत में नहीं बदल सकते क्योंकि आप चाहते हैं। मैं जिस चीज़ से हैरान हूं वह है गोली में मौजूद तत्व। एलेक्स ने चुटकी को घूरते हुए जवाब दिया। गोली ठोस लगती है लेकिन साथ ही यह अमूर्त है। जिस प्रकार मैना जब अत्यधिक संघनित हो जाती है तो वह मैना जल में बदल जाती है और फिर ठोस होकर मैना चट्टान बन जाती है। ये कुछ अन्य जड़ी बूटियों के साथ अंधेरे का एक संघनित पिंड प्रतीत होता है जिससे घटक का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। एक क्षण विचार करने के बाद एलेक्स ने रिया से उसे पकड़ने को कहा। रिया ने एलेक्स की बात मान ली और मेज पर रखे पाउडर को छू लिया। एलेक्स की गंभीर निगाहों के नीचे एलेक्स ने एक और अजीब बात देखी। गोली से दूषित अंधेरी हवा रिया में समाहित होने लगी। खुजली हो रही है, रिया ने असहज भाव से कहा। ये देखकर कि उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, एलेक्स ने थोड़ा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये कदम बहुत बड़ा जोखिम भरा था जिसका रिया पर अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता था। रिया ने एलेक्स की ओर समझदारी भरी नज़र से देखा क्योंकि वह समझ गई थी कि एलेक्स क्या कहना चाहता था। आप चाहते हैं कि मैं इसे ले लूं, लेकिन आपको इसके परिणाम का डर है, रिया ने मोहक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अगर आप आदेश दें तो मैं जहर भी खा सकता हूं। एलेक्स ने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी रुक जाना चाहिए। अवांछित जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने डार्क मोड का उपयोग करने और प्रभाव देखने के लिए गोली को निगलने का फैसला किया, लेकिन उसके विचारों के बीच रिया के हाथ तेजी से चले गए और उसने कुचली हुई गोली का एक हिस्सा निगल लिया। रिया, एलेक्स ने भयभीत भाव से चिल्लाया और खड़ा हो गया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए जिससे एलेक्स का दिल धड़कना बंद हो गया। ये बहुत कड़वा है, यह कह। एलेक्स की आंखें फड़कने लगीं और वह ये सोचकर अपनी आंखें झपकाने लगा कि क्या हो रहा है। रिया ने उसे घूरकर देखा और चिल्लाई, तुम मुझे यह नज़र क्यों दे रहे हो जबकि तुम्हें भी कड़वी चीज़ें पसंद नहीं हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया के चेहरे पर अभी भी तनाव था, मानो उसका सामना उसके दुश्मन से हो गया हो। ओह ठीक है, मैं समझ गया। एलेक्स ने पानी का एक गिलास उठाया और रिया को दे दिया और उसे बैठने पर मजबूर कर दिया।
एलेक्स नीचे बैठ गया और रिया को देखते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ? शांत होने और कड़वे स्वाद से छुटकारा पाने के बाद रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को महसूस किया। कुछ देर तक एलेक्स कुछ नहीं बोला और केवल रिया की ओर गंभीर नज़रों से देखता रहा। मैं समझ गई, रिया कुछ देर बाद बोली। गोली एक व्यक्ति के दिमाग को धुंधला कर देती है और उसे अजीब प्राणियों में बदल देती है, लेकिन अंधेरे के उस प्राणी के लिए यह उस दवा के समान है जो एक छोटी सी शक्ति देती है। हालांकि इसका प्रभाव नगण्य है, लेकिन मैं अपने ऊपर हावी होने के लिए लड़ने की प्रेरणा महसूस कर सकता हूँ। मेरी इंद्रियां उत्तेजित हो गई थीं, लेकिन ये काफ़ी नगण्य था क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसकी बात सुनते ही एलेक्स का चेहरा पीला पड़ गया। अंततः यह एक ऐसी दवा थी जो कई चीज़ें बदल सकती थी। विश्व की अनेक प्रजातियां इससे प्रभावित हो सकती हैं और अपने लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि दूसरे पक्ष को भारी लाभ मिलेगा और वह दुश्मनों पर हावी हो सकता है। एक दवा जिसके दो प्रभाव हैं। उस घटिया संगठन के पास बहुत सारे हाथ और तुरुप के पत्ते थे। उसे ऐसे पागल शोधकर्ता कहाँ से मिले? एलेक्स का शरीर भय से कांप उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस तरह के खतरे को विकसित करने के लिए उन्होंने कितने जीवों की बलि दी है। हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें इस गोली के बारे में पता चल पाया, अन्यथा हमें भविष्य में बहुत कष्ट उठाना पड़ता। अब हमें इससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। एलेक्स ने भविष्य में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचते हुए खाली नज़र से सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 429-427। मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 427। मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने गोली के मामले को दूर रखा और अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। साफ सुथरे कुलीन परिधान पहने हुए एलेक्स और उसके आदमी लॉकहार्ट मर्चेंट समूह से पहले पहुंचे। मुख्य भवन ऊंचा न होकर काफी चौड़ा था, जिससे प्रारंभिक धारणा बनी कि यह किसी संग्रहालय या कला गैलरी जैसा है। पार्क में संग्रहित विशाल गाड़ियां किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में चिल्लाती हुई प्रतीत होती थीं और उनमें से कई गाड़ियां लॉकहार्ट की हैं। इन सब के सामने एलेक्स की गाड़ी जर्जर और खराब लग रही थी। एलेक्स वहां से बाहर निकला और इमारत की ओर चला गया। एलेक्स को गेट पर रोका गया और उसकी जांच की गई। आप अवश्य ही रेक्स हॉट होंगे। हाँ मैं हूँ। उस व्यक्ति ने एलेक्स की जांच की और पहचान के लिए अन्य लोगों के साथ उसके हस्ताक्षर भी दर्ज कर लिए। कुछ क्षण बाद एक आदमी आया और उनका अभिवादन किया। मैं जो मॉरेल हूँ और मैं आज आपका मार्गदर्शक रहूंगा। नियत समय आने पर मैं आपको चेयरमैन के पास ले जाऊंगा। किसी अप्रिय निगाह के बीच गलियारे से गुजरते हुए उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वाले इतने बड़े समूह में कदम रखना एक वरदान के समान था और केवल धनी व्यक्ति ही यहाँ कदम रख सकते थे। इसलिए उसे देखकर कई लोग पहले से ही सोचने लगते थे कि वह कौन है। ऐसा नहीं था कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि वे भविष्य के लाभ की तलाश में थे। अगर वह एक अमीर आदमी निकला तो विनम्रता से पेश आना और सौदा करना गलत नहीं होगा। सर, यहाँ से केवल आपको ही प्रवेश की अनुमति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने सिर हिलाया और दूसरों को पीछे रहने के लिए कहा। रिया, तुम शॉपिंग पर जा सकती हो। तुम जो चाहो ले जा सकती हो। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं करूंगी, रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार क्या ये सब जल्द ही एलेक्स नहीं होने वाला था। उस आदमी के नेतृत्व में एलेक्स प्रदर्शन हॉल से गुजरा। क्रिस्टल, स्पष्ट चश्मे के पीछे हथियार, कवच, जादुई पत्थर, कलाकृतियां और बहुत कुछ रखा हुआ था। एलेक्स की आंखों में चमक देखकर जो ने पूछा, क्या तुम्हें इनमें से किसी चीज में दिलचस्पी है? हाँ, इन चीजों की नीलामी होने वाली है, आप इन्हें वहां से खरीद सकते हैं। जो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और उसे खोलकर पूछा, कृपया अंदर आइए। एलेक्स उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रहा था। क्या चेयरमैन को कई सुरक्षा गार्डों से घिरा नहीं रहना चाहिए? ऐसा लगता है कि वे मेरे साथ खेलना चाहते हैं। एलेक्स जैसे ही अंदर आया, उसे एक छोटी दाढ़ी वाले घटिया आदमी ने देखा जो धुंधली आंखों से उसे देख रहा था। चुप, कृपया कुछ देर इंतजार करें। उसने जम्हाई ली और एक सिगार निकालकर उसे जलाने की कोशिश की। उनींदापन के कारण उसकी गतिविधियां सुस्त हो गई थीं। इसे उठाकर कुछ कश लेने के बाद वह तरोताजा महसूस करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स उस आदमी के सामने जड़वत खड़ा रहा और भौहें सिकुड़कर उसे देखता रहा। क्या लॉकहार्ट मर्चेंट ऑफ अरखाम ग्रुप का प्रभारी चेयरमैन ऐसा घटिया काम कर सकता है? यह विचार उसके मन में आया। उसने कमरे की ओर देखा जो गंदा था और धुएं से भरा हुआ था। मेज पर इस्तेमाल किए गए सिगार को फेंकने के लिए एक छोटे कटोरे के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। नमस्ते, मैं रेक्स हूँ। आप आराम से तशरीफ रखिए। एलेक्स की बात बीच में ही उस आदमी ने रोक दी, जिसने अपना परिचय भी नहीं दिया। सुनो मिस्टर रेक्स, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपका व्यावसायिक प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन यह इतना आकर्षक नहीं है कि कोई इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हो जाए।
उस आदमी ने अपना शरीर झुकाया और एक दस्तावेज निकालकर एलेक्स के सामने रख दिया। हम 90% हिस्सा लेंगे और शेष 10% आपका होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एलेक्स ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। जोखिम मेरा है, 60% निवेश मेरा है, काम मैं करूंगा और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ आपको सौंप दूं। क्या मैं एक व्यापारिक अनुबंध या एक दास अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? आदमी ने जीभ चटकाई और नाराजगी से सिगार निकाल लिया। सुनो देहाती, यहाँ काम ऐसे ही होता है। तुम्हारे लिए तो 10% भी बढ़िया है। क्या तुम एक गंदे ग्रामीण नहीं हो? तुम्हें इतना पैसा चाहिए क्या? क्या आप यहाँ के चेयरमैन हैं? एलेक्स ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। नहीं, वह बग से संबंधित काम नहीं करता। मुझे आपका व्यवसाय इतना लाभदायक नहीं लगा कि मैं उसे अनुरोध भेजूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा ऐसा है, मैं इस बारे में सही था। एलेक्स ने धीरे से बुदबुदाया और अपना चेहरा ढक लिया और गहरी सांस ली। एलेक्स के हाव भाव देखकर वह आदमी मुस्कुराया। क्या आपने खुद को एक हॉट सेलिब्रिटी के रूप में सोचा था जिसकी पूजा की जाएगी? स्वूश, एक क्षण में ही आसपास की हवा भारी दबाव के कारण उछलने लगी। एलेक्स को अपमान से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे इस बात से घृणा हुई कि ऐसे लोग उस जगह काम कर रहे हैं जहां उसकी पत्नी ने अपना दिल और आत्मा खर्च कर दी थी। अगर वह चाहता तो चेयरमैन का अपहरण कर सकता था और मामले को सुलझा सकता था, लेकिन यहाँ कई मिथिक रैंक खड़े हैं। उसकी और रिया की ताकत सीमा पार करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एकमात्र चीज़ जिसने उसे यहाँ रोक रखा है वह है अरखाम के गरीब लोगों की मदद करना। ये भी एक उद्देश्य था जिसके लिए वह यहाँ आए थे, लेकिन ये काफ़ी निराशाजनक था कि एक बग ने उनका मूड खराब कर दिया था। उस व्यक्ति पर इतना जोरदार दबाव पड़ा कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह व्यक्ति महाकाव्य रैंक पर था और उसने वहां से निकलने के लिए अपना सारा मन खर्च करने की कोशिश की। आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ शिष्य रैंक के नहीं थे? वह चिल्लाया और सामने देखा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि दो खूनी आंखें उसे घूर रही थीं, जिससे वह बुरी तरह डर गया। मन उसकी गर्दन के चारों ओर घूम गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को पकड़ रहा हो। उसका शरीर उठने लगा और गर्दन दबने से उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। आपने मुझे अपमानित किया, आपने मेहनती ग्रामीणों को अपमानित किया। चूंकि मैं एक देहाती आदमी हूं, इसलिए मुझे नियम नहीं पता, है न? एक क्रूर रक्तरंजित मुस्कान ने उसकी दृष्टि को ढक लिया, जिससे उसका शरीर कांप उठा। मैं गॉड, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसके कानों में बिजली के समान भयंकर कर्कश ध्वनि गूंजी, जिसने उसके मन को झकझोर दिया। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 430-428 अभिमान को कुचलना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 428 गर्व को रौंदना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी गर्दन से लेकर पूरे चेहरे पर नसें उभरी हुई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और अदृश्य हाथों द्वारा गला घोंटने के कारण उसका दम घुटने लगा। उसके होठों से बुलबुले निकलने लगे। उसने अपने हाथ पैर चारों ओर फेंके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो जोड़ी चिमटों ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है और चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसका बायां हाथ चुपके से घंटी की ओर बढ़ा, जो बजकर खतरे का संकेत दे सकती थी और दूसरों को उसे ढूंढने के लिए सचेत कर सकती थी। उसने सोचा कि इसे छूना इस व्यक्ति का अंत होगा, क्योंकि चाहे यह आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अकेले पूरे व्यापारी समूह के खिलाफ नहीं जा सकता था। हालांकि उसकी आशा का मधुर क्षण बिखर गया था। टकराना। छोटी घंटी फट गई और दीवारों से टकराकर वापस उड़ गई। मेरे बग पर सुंदर तरकीबें काम नहीं करतीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि पूरा कमरा अचानक अंधेरा हो गया और उसके सामने केवल 2 चमकती लाल बत्तियां रह गईं। वह इसे देख सकता था, वह इसे महसूस कर सकता था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। यह मौत की एक मडराती हुई आकृति थी जो एक कुटिल दुष्ट मुस्कान के साथ उसके सामने बैठी थी, जबकि मौत की दराती उसकी गर्दन पर दबा दी गई थी, जिसे वह हटा नहीं पा रहा था। हताश होकर उसने उस व्यक्ति से विनती करने की कोशिश की जिसे वह तुच्छ समझता था। क्योंकि मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ करें। मुझे खेद है। एलेक्स ने उसे नहीं मारा और उस आदमी की दया की भीख मांगने का आनंद लिया। वह आदमी सुअर की तरह चीखने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरगल गुरगल। वह आदमी बेहोश होने वाला था और उसे नरक का टिकट मिलने वाला था। धप। आदमी का शरीर जोर से धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, जैसे कि वह धूम्रपान कर रहा था, उसने घुटन से छुटकारा पाने के लिए लालच से हवा में सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की निगाहें महसूस की, वह रुक गया। उसे घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा था, मानो उसकी कीमत किसी कीड़े के बराबर भी नहीं है। तुम दया के पात्र नहीं हो। एलेक्स ने बुदबुदाते हुए अपनी जेब से एक चिन्ह निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। इसका निर्माण सोने के आधार पर किया गया था तथा इस पर लॉकहार्ट के प्रतीक के साथ कई बहुमूल्य रत्न जड़े गए थे। एलेक्स ने अपने पैर मोड़ लिए और आर्मरेस्ट पर थपथपाते हुए अहंकार से बोला, 5 मिनट। मैं चाहता हूं कि यह बात चेयरमैन को 5 मिनट में दिख जाए।
मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप ये कैसे करेंगे। आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेंगे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि यह बात 5 मिनट में चेयरमैन की मेज पर आ जाए। नहीं तो तुम मर जाओगे, और उससे भी अधिक भयानक, जब तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो लाश की हालत देखकर डर से कांप उठेगी। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। उसका शरीर कांप उठा और डर के मारे उसकी पैंट गीली होने लगी। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। एलेक्स के शब्द उसके कानों में मृत्युदंड की तरह गूंज उठे और बिना समय बर्बाद किए वह उठ खड़ा हुआ और प्रतीक चिन्ह की ओर बढ़ा, लेकिन कांपते पैरों के कारण लड़खड़ा गया। तुम क्या कर रहे हो? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। मैं इसे चेयरमैन के पास ले जा रहा हूं, आदमी ने जवाब दिया। मेरे पास नौकर नहीं है, और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान है? तुम इसे खुद लेकर भाग जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं? अपने आदमियों से कहो कि इसे जल्दी से ले जाएं, और तुमने पहले ही अपना 1 मिनट बर्बाद कर दिया है, एलेक्स ने उस आदमी को भयभीत करते हुए कहा। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, वह आदमी कांपते हुए बोला और अपने सेवक को बुलाया। जो दरवाजे के बाहर खड़ा था वह काफ़ी अजीब और बेचैन महसूस कर रहा था। कमरे के अंदर बैठक चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ बहुत सन्नाटा था। वह अंदर से एक भी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। यदि उसे पता होता कि अंदर क्या हुआ है तो वह पहले ही वहाँ से भाग गया होता। नहीं, हो सकता है कि वह डर के मारे पूरा शहर ही छोड़ दे। तांग, घंटी की आवाज़ सुनते ही जो की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत अंदर चला गया। हॉर्न को कठोर चेहरे के साथ बैठे और पसीने से लथपथ देखा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो, कृपया इस बक्से को चेयरमैन के पास ले जाओ। उनसे कहो कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और हमें जल्द से जल्द उनकी मंजूरी चाहिए। इसलिए उनसे कहो कि वे इसे जल्दी से खोलें और मंजूरी दें। जल्दी जाओ और एक भी क्षण बर्बाद मत करो। जो ने होम की याचना भरी निगाहों को देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने बक्सा उठाया और जल्दी से बाहर भागा। जो चेयरमैन के कमरे में दाखिल हुआ और उसे गार्डों ने रोक दिया। मैं जो बोल रहा हूँ, सर हॉर्न का सहायक, हमारे पास एक जरूरी मामला है जिसके लिए चेयरमैन की तत्काल मंजूरी की जरूरत है। चेयरमैन व्यस्त हैं, इसलिए कृपया वाइस चेयरमैन के पास चले जाइए, गार्ड ने सख्त लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए अध्यक्ष का निर्णय आवश्यक है। पहरेदार एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे कि क्या करें। क्या आप लॉकहार्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात भूल गए? स्थिति का विश्लेषण करना सीखो। हम इस सुनहरे अवसर को नहीं खो सकते जो आशीर्वाद के कारण आया है। अगर यह चीज़ किसी दूसरे व्यापारी समूह के पास चली गई और हम अपनी स्थिति खो बैठे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? जो के शब्दों से गार्ड का दिल दहल गया, क्योंकि अगर उन्हें इस मामले से निपटना पड़ा तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनकी निगाहें देखकर जो ने और दबाव डाला और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वे एक महान अवसर खो रहे हैं। उनके लगातार पीछा करने पर अंततः सुरक्षाकर्मियों को हार माननी पड़ी। मैं जाकर चेयरमैन को सूचित करूंगा। कुछ क्षणों के बाद गार्ड पीला चेहरा लिए हुए आया और बोला, जो, आप जा सकते हैं, लेकिन यदि चेयरमैन को स्थिति उतनी गंभीर नहीं लगती जितनी आपने बताई है तो आपको और सर हॉर्न को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बॉक्स को पकड़े हुए जो के हाथ कांपने लगे और उसने अपनी लार निगल ली। अब वह केवल होम के शब्दों पर विश्वास कर सकता था। जो अंदर गया और उस व्यक्ति का अभिवादन किया। अध्यक्ष जैक, कृपया बॉक्स के अंदर की चीज़ पर एक नज़र डालें। जो ने बुदबुदाया और बक्सा रख दिया। जैक ने कुछ नहीं कहा और बस जो को जांचती हुई निगाह से देखता रहा। उसने बक्सा उठाया और उसे खोला। वह 70 वर्ष से अधिक उम्र का बूढ़ा आदमी था और उसने दुनिया की सभी तरह की चीज़ें देखी थीं। वह धन दौलत के प्रति उदासीन हो चुका था, तथापि जैसे ही उसने बक्से के अंदर की चीज़ देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रतीक चिन्ह से परावर्तित स्वर्णिम प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया तथा वह बहुत चौंक गया। वह आदमी कहाँ है जो इसे लाया था? वह चिल्लाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर, वह हॉर्न से मिल रहे हैं, मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। सर, जॉय को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या उसे यह नहीं कहना चाहिए कि उसे मेरे पास ले चलो? मूर्ख, हमारा कीमती समय बर्बाद मत करो और मुझे जल्दी से ले चलो। जो ने सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। जैक ने होम के कार्यालय में प्रवेश किया और उसकी नज़र दूसरी ओर बैठे व्यक्ति पर पड़ी जो उससे थोड़ा अलग दिख रहा था। होम ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया, लेकिन एलेक्स को देखकर जैक की प्रतिक्रिया देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, जबकि एलेक्स तो उसका अभिवादन भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसे घूर रहा था। जैक को लगा कि एलेक्स कुछ परेशान करने वाले मूड में है और उसने तुरंत होम को बाहर निकाल दिया। सर एलेक्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इस तरह मिलूंगा, जैक ने विनम्र स्वर में कहा। एलेक्स ने संक्षिप्त सहमति जताते हुए कहा, मेरे लिए भी यही बात है। चलो, हम अपनी खुशियों को एक तरफ रख देते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता था, इसलिए मुझे आपके संचार माध्यम की आवश्यकता है। एलेक्स ने बात की और स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। ज़रूर,
क्यों नहीं, ले लो। वैसे सुनिश्चित करें कि वह कमीना होम भाग ना पाए। ठीक है। जैक ने मैना कम्युनिकेटर स्टोन चैनल निकाला और उसे एलेक्स के सामने रख दिया। क्या ये सीधे यवोन या उसके प्रबंधकों से जुड़ेगा जो चैनल को उसके पास भेज रहे थे? ये सीधे उस तक ले जाएगा, जैक ने उत्तर दिया। एलेक्स ने इसे ले लिया और बड़ी उत्सुकता के साथ यवोन को बुलाया। यवोन और अन्य लोगों के बारे में सोचकर उसका दिल बेचैन हो गया। इतने दिनों के बाद आखिरकार वह उनसे बात कर सका और उन्हें देख सका। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक प्यासा आदमी है जिसे विशाल रेगिस्तान में पानी का स्रोत मिल गया हो। तथापि बज बज संचार घंटी बजती रही और तब तक बजती रही जब तक बंद नहीं हो गई। मौन कमरे में भारी दबाव के साथ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एलेक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शायद वह व्यस्त है, चलो फिर से डायल करते हैं। बज बज 5वीं कॉल के बाद अंततः कॉल उठाया गया जिससे एलेक्स के चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन जैक, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। कुछ शब्दों के साथ ही कॉल कट गई और एलेक्स और जैक मूर्ति की तरह जमे रह गए। एलेक्स को अपने जन्म के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि एक पुरुष होने के नाते उसकी गरिमा को कुचला गया है और यह सब बहुत ही निर्दयता से किया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।